नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फिर एजुकेशन में। आज मैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें टोटल 20 प्रश्न हैं। यह सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं। आप सभी लोग इस मॉक टेस्ट को अवश्य लगाएं और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से मॉक टेस्ट को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ है लज्जित ना होना है? आँखों पर चर्बी छाना, आँख में गड़ना, आँख में चढ़ना या फिर आँख में पानी ना होना। तो ध्यान रखना, आँख में पानी ना होना इस मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित ना होना। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। बाल साहित्य का विविध प्रयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें या फिर उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो देखिए, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है बाल साहित्य का विविध प्रयोग। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए या फिर अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, जो पाठ्य पुस्तक की भाषा है यह बच्चों की घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, जिससे वह इसको आसानी से समझ सकें और इसमें रुचि लें। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। कहा है, आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ध्यान रखना, आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराने के लिए यूज किया जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह का। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। बताना है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य क्या नहीं है? आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, भैया ये तो उद्देश्य होता है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, सही है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या कहा गया है? विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो भैया दृश्य श्रव्य साधन का उपयोग का यह उद्देश्य नहीं होता है कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 6 पर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? धनुष, दहन, पावक या फिर अनल। ध्यान रखना, दहन, पावक, अनल, अग्नि, ये क्या है भैया? ये सभी अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन ए में दिया है धनुज, तो भैया धनुज अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि धनुज का पर्यायवाची क्या होता है? असुर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के या तो आंसर कॉपी में नोट करते जाएं या फिर हमें कमेंट करते जाएं। चलिए, कहा है यहाँ पर, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना या फिर पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना। तो ध्यान रखना, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य होता है कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा है, शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा
निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही खालिस्तान कहलाता है। व्याकरण कहलाता है भाषा, राजभाषा या फिर मानक भाषा। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मानक भाषा। ठीक है, ध्यान रखना मानक भाषा कैसी होती है, आदर्श, शिष्ट एवं परिनिष्ठित भाषा होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा। कृश शब्द का उचित विलोम चुनें। यहाँ पर जो कृश आया है इसका विलोम बताना है, क्या होगा, स्थूल, दृढ़, हष्टपुष्ट या फिर कठोर। तो साथियों कृश का विलोम होगा हष्टपुष्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप में निर्भर करता है। बच्चों का जो भाषाई विकास होता है बताना है सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है, आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर, पाठ्यपुस्तक पर या फिर समृद्ध भाषाई परिवेश पर। तो भाषाई विकास साथियों निर्भर करता है सर्वाधिक समृद्ध भाषाई परिवेश पर, क्योंकि भाषा एक संचित है। भाषा कैसी होती है, संचित है, और जो प्रयुक्त या उपयुक्त परिवेश में अधिक परिपक्व होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कहा है निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, दिनों के नाम या फिर तिथियों के नाम। तो साथियों जो दिनों के नाम होते हैं ये कैसे होते हैं, ये प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। और ध्यान रखना जो नदियों के नाम हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 12 कहा है सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है। तो देखिए सुनी, पढ़ी और समझी हुई इस भाषा का हमें विकास करने के लिए सहायक होगा कि सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, क्योंकि इसमें क्या है बालक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 13 पर। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताएं। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक, इच्छावाचक या फिर संकेतवाचक। ध्यान रखना साथियों आप लोग, जब इच्छा, आशीष, शुभकामनाएं मतलब इनका भाव प्रकट होता है किन किन का, जब इच्छा, आशीष या फिर शुभकामनाओं का भाव प्रकट होता है तो ऐसा वाक्य कहलाता है इच्छावाचक वाक्य। जैसे यहाँ पर क्या, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, ये वाक्य कैसा हो जाएगा, इच्छावाचक। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षणिक निहितार्थ है कि भाषा की कक्षा में डायरी लेखन पर जोर दिया जाए, नहीं। सदैव अनुभव बातचीत पर बात की जाए या अनुभवों को लेखन कार्य तक बढ़ाया जाए, नहीं। बल्कि क्या है, इसका शैक्षिक निहितार्थ ही ये है कि बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों को स्वयं को जोड़ने के अवसर प्रदान किए जाए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 15 पर। आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है, आशा से बहुत अधिक। तो भाई मेरे आशा से बहुत अधिक कहलाता है आशातीत। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। क्या कहा गया है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में बताता है कि उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी रही। नहीं भैया, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कैसी रही वे क्या जानते हैं, नहीं। बल्कि जो पोर्टफोलियो है ये बताता है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं।
प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह क्या है। देखिए हम सभी जानते हैं उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रत्युत्तर में क्या है, प्रति उपसर्ग है, मतलब ये तो हो नहीं सकता। प्रत्येक में क्या है, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग होगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी प्रत्येक है, मतलब इसमें भी क्या है, प्रति उपसर्ग आएगा। लेकिन ऑप्शन डी में देखें आप, भाव में प्रा उपसर्ग लगा दिया तो प्रभाव बन गया, देश में प्रा उपसर्ग लगाया तो प्रदेश बन गया, और पत्र में प्रा उपसर्ग लगाया तो प्रापत्र बन गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, या फिर सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो देखिए यदि आपको बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करना है, और भैया बच्चे क्या हैं, प्राइमरी लेवल के हैं, तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि उनसे विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। माता पिता योग शब्द योग में है, कैसा है भैया, सार्थक निरर्थक। नहीं भैया, सार्थक निरर्थक नहीं होता है। जैसे सार्थक निरर्थक पता क्या होता है, जैसे हमने कहा पानी बानी, ठीक है, ये कहलाते हैं सार्थक निरर्थक, जैसे कपड़ा मपड़ा, है ना। लेकिन ये माता पिता नहीं होगा, ठीक है, निरर्थक नहीं, बल्कि माता पिता क्या है, सार्थक शब्द युग्म के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, और आप सभी लोग इसके बाद कमेंट करना कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। कहा है घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, कहा है सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है। देखिए ये कहा गया सदैव समान होती है, सदैव का मतलब होता है हमेशा, तो भैया हमेशा समान नहीं होती। सदैव अलग होती है ये भी नहीं अपन बोल सकते, और सदैव टकराहट से गुजरती नहीं। लेकिन ऑप्शन सी में क्या है, समान हो सकती है। तो भैया ये बिल्कुल सही है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि सदैव समान होती है ना। एक कहने का तरीका है भैया। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, उस क्लास में केवल हमने 20 प्रश्न इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी और आपने 20 में से कितना स्कोर किया है वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्लास पसंद आए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।